हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले लेक्चर में हमने फिजिकल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था और इस पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज का यूज किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। अगर देखा जाए तो काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों पॉलिसीज का, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने टैक्स और रेवेन्यू को रेगुलेट करती है, लेकिन इस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया अपने टूल्स का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है यानी मैनेज करती है। इसमें होता क्या है कि इस पॉलिसी में बेसिकली एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई। जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्या करती है कि अपने जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करती है। इसका काम रहता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। उसके अंदर पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, इसके बाद इसे अनाउंस किया जाता है कि ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है और इसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, इकोनॉमी के अंदर अगर मनी सप्लाई बढ़ रही हो या घट रही हो तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है। बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है ये पॉलिसी और ऑब्वियसली कंजप्शन में भी फ़र्क पड़ता है इससे, उससे ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ता है। और लिक्विडिटी मतलब जो पैसा हमारे हाथ में है, जो जनरली आप यूज़ कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाइंग एंड सेलिंग बाउंस होता है, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। यानी रिजर्व बैंक मेंबर बैंक्स को अपने बॉन्ड्स वगैरह बेच देता है, जिससे कि उनका पैसा उनके पास आ जाता है और बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, ताकि वो लोन वगैरह दे, तो उससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। और जब मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह के प्राइसेस जो है वो कम कर दिए जाते हैं, तो बैंक वापिस पैसा ले लेता है। दूसरी चीज होती है रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर हमारी इकोनॉमी मनी को ज्यादा प्रिंट कर देगी, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि कई बार ना माइंड में आता है कि अगर हमारे पास पैसे की मशीन है तो फिर इतना कम क्यों, मतलब कितना जितना चाहें हम तो प्रिंट कर लें। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मनी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है, इसलिए इसे मेंटेन रखना पड़ता है मार्केट में। तो मार्केट में उसका पैसा कितना है, एक जब बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है तो बैंक वो पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकता, उसमें कुछ उसको रिजर्व रखना होता है। अब वो रिजर्व बढ़ा दिया जाता है जब मनी सप्लाई कम करनी होती है और वो रिजर्व घटा दिया जाता है जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले होता है मैनेज इन्फ्लेशन। तो अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई ज़्यादा है। तो अब उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा वापिस लाना होता है और जब मार्केट में पैसा कम होगा, तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, वो या तो बैंक रेट को बढ़ा देगी या फिर लोन पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। उससे लोग पैसा नहीं लेंगे और जो बैंक हैं यानी मेंबर बैंक वो भी बैंक में रहना चाहेंगे, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। एक और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से कम किया जाए, मनी को कंट्रोल किया जाए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, बट ओनली आफ्टर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। एक होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स लेती हैं, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो उसका रेट कम कर दिया जाता है। अब बैंक तो जाहिर है कि डायरेक्ट तो लोन नहीं देगा, मेंबर बैंक को देगा, और वो अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो उन पर रेट कम कर दिया जाता है, और मनी सप्लाई कम करनी होती है तो रेट बढ़ा दिया जाता है। और चौथी चीज होती है स्टेबिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा नोट्स को प्रिंट कर देगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी।
इंटरनेशनल मार्केट में मनी की वैल्यू घट जाती है, इसलिए जब भी कोई इकोनॉमी नोट को प्रिंट करती है, तो वो उसको देखकर करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल करेंसी के अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब हमारा डॉलर से कितना कंपैरिजन है, यानी एक ट्रस्ट होना चाहिए। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक काम होता है। अब अगर हम टूल्स की बात करें तो कौन-कौन से टूल्स हैं जिनको सेंट्रल बैंक यूज़ करती है, इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? देखिए अलग-अलग सेंट्रल बैंक्स अलग-अलग टूल्स यूज़ कर सकता है, लेकिन जनरली 3 टूल्स जो हैं, वो सब जगह कॉमन होते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें गवर्नमेंट बेसिकली अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को मेंबर बैंक्स को भेजती है। मान लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि सेंट्रल बैंक के थ्रू मेंबर बैंक्स को सिक्योरिटी पर जो उनका रेट है, उसको बढ़ा देगी। जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो मेंबर बैंक्स क्या करेंगे? मेंबर बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जब वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको हाई रेट मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी सिक्योरिटीज़ खरीद लीं, तो उस पैसे का लोन तो नहीं दे सकते, और जो लोन लोग वापिस कर रहे हैं, वो भी इसमें लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट के अंदर, मनी सप्लाई घटने लगती है। तो जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के रेट्स को बढ़ा देते हैं ताकि लोग पैसा यहाँ रखें, ना कि मार्केट में लगाएं। और दूसरी तरफ इसका अपोजिट होता है कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देती है। जब वो कम कर देती है बहुत ज्यादा, तो मेंबर बैंक सोचेंगे कि हम अपना पैसा यहाँ से निकालें और मार्केट में लोन दे दें, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह से वो बैंक से वापस पैसा ले लेती है और ओपन मार्केट में लोन देने लगते हैं। अब सेकंड है रिज़र्व रिक्वायरमेंट। बेसिकली सेंट्रल बैंक्स टेल्स देयर मेंबर्स हाउ मच ऑफ देयर मनी दे मस्ट हैव टू कीप ऑन रिज़र्व, यानी कि लिक्विडिटी की बात की जा रही है। अब अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो देखिए रिज़र्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेंट्रल बैंक की तरफ से एक रेट पब्लिश किया जाता है कि मेंबर बैंक्स को जो भी डिपॉज़िट मिलेगा, वो उसमें से इतने परसेंट जो है वो एज़ रिज़र्व रखेगा, और बाकी का अगर वो चाहे तो लोन दे सकता है। अगर मान लो कि ये रिज़र्व रिक्वायरमेंट ज़ीरो कर दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जो बैंक है, वो सारे का सारा पैसा लोन पर दे देंगे और उस पर कमाई करेंगे। इस पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने जमा किया हुआ है पैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा, और जब ज़रूरत पड़ी उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए रिज़र्व बैंक की तरफ से एक रेट पब्लिश किया जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक की तरफ से एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि डिपॉज़िट पर इतना रिज़र्व रखना है। बाकी जो है वो लोन की शक्ल में दे सकते हो। इससे क्या होता है कि जब मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो ये रेट बढ़ा दिया जाता है। तो बैंक के पास जो पैसा आएगा, वो उतना पैसा रिज़र्व कर लेगा और बाकी लोन दे देगा। तो इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, तो तब बैंक इस रिजर्व रेशियो को कम कर देता है, और जब कम कर देता है तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आने पर मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और एक तीसरी चीज़ होती है डिस्काउंट रेट। जो सेंट्रल बैंक है वो मेंबर बैंक को लोन देता है, तो उसका एक रेट होता है, जो जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, तो वो उस रेट को कम कर देता है। और जब मनी सप्लाई को कम करना होता है, तो तब सेंट्रल बैंक इस रेट को बढ़ा देता है। तो इससे मेंबर बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं लेते हैं, और आगे जो बिज़नेस में लोन लेना चाहता है, उसे भी लोन नहीं मिलता है। मनी सप्लाई कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था, यहाँ पर भी मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी होती है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जो एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड करना, यानी कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना। ये किस तरह से काम करती है? देखिए जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होती है, तो मार्केट में डिफ्लेशन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में जब इकोनॉमिक हालत बहुत खराब होती है, तो मनी को लाना होता है ओपन मार्केट के अंदर। तो इसके लिए जो टूल्स हैं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो बैंक्स पैसा मार्केट में भेजेंगे और रिज़र्व रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, तो लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे। लोग ज़्यादा लोन्स ले पाते हैं, तो डिस्काउंट रेट के ज़रिए भी जो सेंट्रल बैंक है, वो मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है।
देखिए, जो डिस्काउंट रेट होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कि ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें कि सेंट्रल बैंक मेंबर बैंक्स को लोन देता है। तो अगर हमें मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा? डिस्काउंट रेट को कम कर देगा। तो जब डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो सारे मेंबर्स बैंक जो हैं वो लोन लेंगे और लोन लेके वो मार्केट में लोन देंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब दूसरी टाइप है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये तब काम करेगी जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि इकोनॉमी जो है वो जब बूम पर चली जाती है और तब ज़रूरत होती है कि उसको नीचे कैसे लाया जाए। तो उस टाइम गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है। इस तरह से जो डिस्काउंट रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। जब डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो मेंबर बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं लेंगे और आगे भी लोन नहीं देंगे। इस तरह से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम किया जाता है। इस तरह से एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं, वो काम करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत आसान चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिज़ॉल्व योर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।